ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद योर अनदर लेक्चर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो अभी तक जितना पढ़ा है आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से रिवीजन करा होगा। और अगर नहीं करा है बच्चे तो टाइम है, अभी भी आप रिवाइज कर सकते हो क्योंकि अभी भी आप इनिशियल कंडीशन में हो। ठीक है, अभी आपका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, तो यू हैव द टाइम टू रिवाइज योर कंटेंट। सो प्लीज उस चीज पर फोकस रखना कि हमें रिवीजन भी करना है और हमें आगे भी बढ़ते जाना है। ठीक है, अगर एक भी चीज में तुम लैग कर गए तो बच्चे कहीं ना कहीं तुम ये मान के चलो कि तुम अपनी रैंक को भी छोड़ते जा रहे हो और अपने मार्क्स को भी छोड़ते जा रहे हो। ठीक है, तो दोनों चीजों पे अगर तुम्हें एक चाहिए कि कमांड होनी चाहिए, हाँ मुझे एक स्पेसिफिक रैंक चाहिए या उस रेंज में रैंक चाहिए या इतनी रेंज में मुझे मार्क्स चाहिए, तो अपनी कंसिस्टेंसी पे जरूर फोकस करना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने एंटीरियर पिट्यूटरी जो है बच्चे वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें बच्चे पढ़ना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू मल्टीपल टाइम्स। तो अब अगर हम बात करें बच्चे, याद होगा तुम्हें कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी था इसका नाम क्या था बच्चे। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमने क्या बोला था बच्चे, इसको हमने बोला था ऑल्सो नोन एज दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला था। न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चे, न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब ये है कि इस वाले पार्ट ऑफ पिट्यूटरी में आपकी न्यूरॉन्स के एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसको हम लोग पार्स नर्वोसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम फोकस करें बच्चे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, किसके, न्यूरॉन्स के। extensions of neurons are present। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे, कौन से टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ये होते हैं आपके मैग्नोसेलुलर टाइप के न्यूरॉन्स। ठीक है, तो आर प्रेजेंट एंड दीज आर कौन से टाइप के न्यूरॉन्स है बच्चे, ये हैं हमारे मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स। ये हैं बच्चे हमारे मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो ये न्यूरॉन्स आपके कुछ हाइपोथैलेमिक सेंटर से आते हैं और वो सेंटर्स को हम बोलते हैं बच्चे न्यूक्लियाई। तो लगभग 11 से 13 न्यूक्लियाई आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट रहते हैं, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी। और अगर हम लोग देखें बच्चे तो वो न्यूक्लियाई का नाम क्या है जिनसे ये आपके न्यूरॉन्स निकल के आ रहे हैं, न्यूक्लियाई का नाम है बच्चे PVN, यानी कि पैरा पैरा वेंट्रिकुलर पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है एक। और एक बच्चे है आपके पास SON का मतलब है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियाई हैं, कहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों ही न्यूक्लियाई बच्चे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। और हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है, इन दोनों न्यूक्लियाई में से क्या निकल रहे हैं, इन दोनों न्यूक्लियाई में से हमारे मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स जो है बच्चे वो निकल रहे हैं। दोनों के पास से मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स जो हैं उनका क्या हो रहा है बच्चे, वो निकल रहे हैं इस तरीके से। दोनों के पास से मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स हमारे निकल रहे हैं। क्या इतना पॉइंट सभी बच्चे को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब इसी चीज को थोड़ा सा डायग्रामेटिक मेथड के थ्रू भी हम लोग समझ लेते हैं। ऑल राइट, ओके, ठीक है। हम्म, इसी चीज को बच्चे थोड़ा सा डायग्रामेटिक मेथड से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के आगे इस तरीके से आ गया बच्चे, ये आ गया आपका इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के आगे इस तरीके से दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड।
ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। अब अगर हम लोग देखें तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इस तरीके से दो रीजन्स प्रेजेंट हैं, जिसको हमने सॉरी आपके हाइपोथैलेमस के पास दो रीजन्स हैं, जिसमें से एक को मैंने बोला है बच्चे क्या, एक को मैंने बोला है पी पैरा वेंट्रिकुलर सेंटर यानी कि पीवीएन, और एक को मैंने बोला है एसओएन यानी कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो बच्चे यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इस तरीके से नीचे की साइड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इस तरीके से आ रहे हैं, है ना, इस तरीके से आ रहे हैं। अब नीचे क्या है बच्चे, नीचे जो है आपको ब्लड वेसल का इस तरीके से नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्लड वेसल का नेटवर्क देखने को मिल जाएगा, और इस तरीके से इस ब्लड वेसल से जो हमारा ब्लड वेसल है वो बाहर पिट्यूटरी के यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बाहर निकल रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें बच्चे तो क्या कंडीशन हो रही है कि ये जो आपके एसओएन और पीवीएन है, ये अपने हॉर्मोन्स को इस ब्लड वेसल में छोड़ देते हैं, और ये ब्लड वेसल फिर हमारी इंटायर बॉडी में पूरे के पूरे हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम लोग बात करें बच्चे तो कौन से हॉर्मोन्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पीवीएन यानी कि पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है बच्चे, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, उससे निकलता है बच्चे आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और एसओएन जो है यानी कि सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, इससे जो आपका हार्मोन निकलता है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडीएच, या फिर आप इसे बोल सकते हो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, और आर्जिनिन, और या फिर आप क्या बोल सकते हो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, या फिर आप इसे बोल सकते हो बच्चे आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ये एक चीज पर ध्यान रखना है, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। अब अगर हम लोग देखें तो बच्चे ये जो आपके दोनों के दोनों हॉर्मोन्स थे, कौन कौन से हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन था एक हार्मोन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है बच्चे, एंड एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है और दूसरा कौन सा है बच्चे, एडीएच है। तो ये दोनों के दोनों जो हॉर्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं बच्चे, ये दोनों के दोनों हॉर्मोन्स आपके 9 अमीनो एसिड लॉन्ग होते हैं। 9 अमीनो एसिड लॉन्ग होने का मतलब ये है कि इनके अंदर 9 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन प्रेजेंट है। दोनों हमारे किस में आते हैं बच्चे, शॉर्ट पेप्टाइड की कैटेगरी में आते हैं, तभी इनके पास 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो अगर 9 अमीनो एसिड है, क्या सारे के सारे 9 अमीनो एसिड सिमिलर हैं, बिल्कुल नहीं। इनके अंदर जो 9 अमीनो एसिड्स हैं वो सारे सेम नहीं हैं, कुछ पॉइंट्स पर डिफरेंस आता है। और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बच्चे एक डिफरेंस आता है 3rd पोजीशन पर, और एक आपका डिफरेंस आता है 8th, सॉरी हाँ, एक 3rd पर आता है बच्चे और एक आता है 8th पोजीशन पर। तो इस तरीके से मैंने आपका एक टेबल बना दिया है, ठीक है, ताकि इस टेबल से तुम अच्छे से समझ सको कि भाई किस तरीके से हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो हार्मोन हैं दोनों के दोनों, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है और किस पॉइंट पर आता है, किस पॉइंट पर आता है। ठीक है, इस चीज को जरा समझते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक आपका टेबल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे बच्चे मैं नाम लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3rd पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ बच्चे, और आपके 8th पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ, 3rd पोजीशन की एंड 8th पोजीशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें याद रखना है ना तो मैं एक ट्रिक बता सकती हूँ। ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है बच्चे, ट्रिक तुम्हें याद रखनी है, पायल, पायल जो है इसको तुम्हें ऐसे याद रखना है, पायल, पायल ऐसे करके, है ना। प्रोनाउंसिएशन पायल है, स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो स्पेलिंग जरा देखना। यहाँ मैंने लिख दिया फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, और इसमें लिखोगे तुम आर्जिनीन, इसमें क्या लिखोगे, आर्जिनीन लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे, आई से आइसोल्यूसिन, और यहाँ क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पर आप लिखोगे ल्यूसिन लिखोगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिनाइल एलानीन, और इधर क्या लिखोगे, ल्यूसिन लिखोगे।
ठीक है, इधर की साइड ल्यूसिन लिखोगे। अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है आपका, उसे हम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब एडीएच तो बच्चे यहाँ पर आएगा और ऑक्सीटोसिन हमारा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, एडीएच ऊपर आएगा और ऑक्सीटोसिन हमारा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है किसके केस में बच्चे, आपके आपके किसके केस में रहती है, ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स में। इसको लिखेंगे सभी बच्चे जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हेलो। डन एवरीवन। चलिए, इतना आपका आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे तुमने पढ़ लिया कि क्या कंडीशन हो रही है ऑक्सीटोसिन और आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके हार्मोन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डील आउट करेंगे आपके एडीएच के साथ। तो एडीएच की फुल फॉर्म तुम्हें पता है क्या है बच्चे, ये है आपका आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, या फिर आप कह सकते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं। या तो आप बोलेंगे इसे आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, या फिर तुम क्या बोलोगे बच्चे, या फिर तुम इसी को बोल सकते हो, ठीक है, इसी को तुम या तो क्या बोल सकते हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को आप बोल सकते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर हम बात करें बच्चे इसके रोल के बारे में, ठीक है, तो जल्दी से हम इसका रोल भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रोल क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बच्चे क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन द नेफ्रॉन। ये हमारी किडनी के जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, नेफ्रॉन पर काम करता है। और नेफ्रॉन पर क्या करता है बच्चे, ये नेफ्रॉन पर डीसीटी एंड सीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर काम करता है। कंसंट्रेटेड यूरिन को कंसंट्रेटेड बना देता है। और यूरिन को कंसंट्रेटेड कैसे बनाता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है बच्चे ये बाय इंक्रीजिंग द वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये कैसे बनाता है, ये क्या कर देता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। या फिर आप इसे को कह सकते हो बच्चे कि वाटर रिटेंशन को इंक्रीज कर देता है। वाटर रिटेंशन इंक्रीज करना या फिर वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना, बात काइंड ऑफ सेम ही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस कंडीशन में तुम्हें समझ में आ गया कि यूरिन कंसंट्रेटेड बन रहा है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, जो ऑस्मोलैरिटी है, जो ऑस्मोलैरिटी है किस चीज की, यूरिन की। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द यूरिन
वो भी क्या होने लगती है बच्चे, वो बढ़ने लगती है, क्योंकि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हो रही है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो एडीएच जो है हमारी बॉडी में कब कब बढ़ जाता है। ठीक है, तो एडीएच जो है दिस इंक्रीजेस व्हेन आर बॉडी किस कंडीशन में होती है, जब या तो फिर स्ट्रेस कंडीशन में होती है, एंजाइटी कंडीशन होती है बच्चे। ठीक है, या फिर अगर मान लो हमें वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, इस कंडीशन में, या फिर तुम लंबे समय से खड़े हुए हो, तो स्टैंडिंग वाली पोजीशन में, ठीक है, स्टैंडिंग वाली पोजीशन में, इन सब कंडीशन में क्या होता है, इन सब कंडीशंस में आपकी बॉडी के अंदर एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर एडीएच बढ़ गया तो जो यूरिन फॉर्म होगा बच्चे, वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड ही होगा। जो यूरिन फॉर्म होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड ही होगा। ये कंडीशन रहती है बच्चे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है क्या, इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने बात करी कि एडीएच का जो रिसेप्टर है वो क्या है, वो है V2R टाइप का। और कहाँ पर है बच्चे, नेफ्रॉन्स के पास। क्या कहीं और भी एडीएच का रिसेप्टर होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है बच्चे। तो एडीएच का जो रिसेप्टर है, जो दूसरे और होते हैं, उसे हम कहते हैं V1R टाइप के रिसेप्टर। और ये V1R टाइप के रिसेप्टर में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरीके से कि V1R या V1A टाइप का रिसेप्टर है, या फिर V1B टाइप का रिसेप्टर है। अगर V1A टाइप का रिसेप्टर है बच्चे, तो ये क्या करा देता है, या कहाँ प्रेजेंट होता है, ये वस्कुलर 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 एंडोथीलियम में प्रेजेंट होता है। वस्कुलर एंडोथीलियम में प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हम बात करें बच्चे, तो वस्कुलर, ठीक है, वस्कुलर, या फिर आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में क्या कराता है बच्चे, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। मतलब कॉजेस कॉजेस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉजेस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करा देता है बच्चे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, किसका, ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट अगर हम V1B की बात करें, तो V1B का मतलब है बच्चे, ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में। और ब्रेन में भी कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के पास। ब्रेन में भी कहाँ पर होता है बच्चे, इट इज लोकेटेड इन योर हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में ये क्या करता है, प्रमोट करवा देता है किसका सिक्रीशन, सीआरएच रिलीज। ठीक है, प्रमोट कराता है सीआरएच के रिलीज को। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया एडीएच के बारे में, इंफॉर्मेशन इज डन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़े। तो एडीएच के बारे में तुमने ये कंडीशन पढ़ी, तुमने ये भी तो पढ़ा है कि एडीएच वाटर रिटेंशन या वाटर रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। अब वो कैसे करा रहा है उसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, ये आपका मैंने नेफ्रॉन बना दिया। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज द नेफ्रॉन प्रेजेंट विद इन योर बॉडी। ठीक है, ये आपका नेफ्रॉन आ गया। अब ये जो नेफ्रॉन है बच्चे, इसके पास इस तरीके से कुछ रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ पर, डीसीटी एनसीटी वाले एरिया में। तो इन रिसेप्टर से हमारा एडीएच हार्मोन आया और चुपचाप इस तरीके से बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद अंदर क्या हुआ यहाँ पर, उसी चीज को हम लोग थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। तो बच्चे इस तरीके से मैंने अब ये आपका इस तरीके से नेफ्रॉन का एक पार्ट कट करके देखा, तो कि अंदर चल क्या रहा है। तो बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अब मैंने दोबारा से इस तरीके से रिसेप्टर दिखा दिया। रिसेप्टर से मैंने एडीएच की बाइंडिंग दिखा दी। तो जैसे ही बच्चे बाइंडिंग होती है, जो आपके एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं वो इस तरीके से अंदर प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है। और अंदर प्रेजेंट है बच्चे, ये रहे एक्वापोरिन चैनल्स।
इस तरीके से अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे ही बाइंडिंग हो जाती है ये एक्वापोरिन इस तरीके से ऐसे बच्चे एक्सप्रेस हो जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्रेस हो जाते हैं। और एक्सप्रेस होने के बाद इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जैसे ही कंडीशन हुई तो एक्वापोरिन टाइप 2 चैनल्स गेट एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एंड स्टार्ट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन। और क्या करने लगते हैं बच्चे, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मान लो इस फिल्ट्रेट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं और यहाँ पे मान लो कुछ फिल्ट्रेट में और भी कुछ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से जाएंगे और यहाँ से ऐसे करके आपके ब्लड वेसल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्लड वेसल में पहुंच जाएंगे। ये आपकी ब्लड वेसल मैंने इस तरफ यहाँ पर इस तरीके से बना दी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्लड वेसल बना दी। क्या इतना पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया? क्या इतना पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया? ऑल राइट, इतना पॉइंट क्लियर हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है बच्चे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा एडीएच है वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन करा देता है ना, इस तरीके से आपका एडीएच वाटर रीएब्जॉर्प्शन करा देता है। पर अगर हम बात करें बच्चे क्या हो कि एडीएच खराब हो जाए, मतलब if ADH is decreased, if ADH का अमाउंट डिक्रीज हो जाए, तो अगर ADH बच्चे कम हो गया तब क्या कंडीशन होगी, अगर ADH कम हुआ तब भाई वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी तो कम हो जाएगा। मतलब अब तुम्हारी बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी, क्योंकि तुम जितना भी पानी पी रहे हो वो सब बाहर निकल रहा है, मतलब एक्सक्रीट आउट हो रहा है। एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यूरिन जो है बच्चे वो फ्रीक्वेंटली फॉर्म हो रहा है। यूरिन जो है वो फ्रीक्वेंटली फॉर्म हो रहा है। और अगर यूरिन फ्रीक्वेंटली फॉर्म हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में बच्चे हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज नोन एज योर पॉलीयूरिया कंडीशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया कंडीशन कहते हैं। एंड दिस इज अ सिम्टम। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहे इसको हम बोल सकते हैं कॉजेस, या फिर इसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं, अगर एडीएच में गड़बड़ी है तो इसके वजह से जो बीमारी हो रही है उसे हम कहते हैं बच्चे इट कॉजेस डायबिटीज इंसिपिडस। इसके वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं बच्चे डायबिटीज इंसिपिडस। अब अगर ये बीमारी किसी को है तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए आप क्या देंगे, एक ड्रग देंगे। ठीक है, यानी कि एक एगोनिस्ट ड्रग का नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है डेमोप्रेसिन। एगोनिस्ट किसके है, ये एगोनिस्ट मतलब सिमिलर टू, एगोनिस्ट का मतलब होता है सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, सिमिलर टू एडीएच की तरह काम करता है। तो डेमोप्रेसिन दे दी जाती है पेशेंट को, और डेमोप्रेसिन क्या करा देगा बच्चे, फिर वाटर रीएब्जॉर्प्शन दोबारा से करा देगा। क्या करा देगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन दोबारा से करा देगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, अच्छा चलो, ये तो बढ़िया चीज हो गई कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि ये कंडीशन हमारी ठीक हो गई। तो इस तरीके से आपका एडीएच हार्मोन जो है बच्चे वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट हार्मोन होता है बच्चे आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हार्मोन क्या है, नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में बड़ा ही सिंपल चीजें है। क्यों?
क्योंकि बच्चे अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है ये एक कब रिलीज होता है, मेजर मैं बता रही हूँ कब रिलीज हो रहा है। मेजर एक तो बच्चे ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिल्क इजेक्शन, या फिर आप कह सकते हो मिल्क इजेक्शन के लिए ही ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, जो भी सेल्स मिल्क को प्रोड्यूस कर रही हैं उन सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है सो दैट कि अब मिल्क रिलीज भी हो पाए। ठीक है, तो मिल्क इंजेक्शन करा देता है कब, जब बच्चा फीडिंग करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीडिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेंट फीडिंग, जैसे ही जो न्यू बॉर्न है वो फीड करता है तब सकलिंग मूवमेंट से मिल्क इंजेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के लिए ये हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि भाई ये जो आपका ऑक्सीटोसिन है ये काम करता है किस तरीके से बच्चे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से आपका ऑक्सीटोसिन काम करता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है, इसका मतलब अगर ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इसको समझने के लिए हम यूट्रस को ड्रॉ करते हैं। तो यूट्रस में इस तरीके से मैंने बना दिया, इस तरीके से कुछ। ठीक है, मान के चलेंगे दिस इज द यूट्रस। अच्छा, आपको ये पता है बच्चे कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस तो वो कितने महीने का होता है, जेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है 9 मंथ्स का। तो इस 9 मंथ्स को मैं 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देती हूँ। तो ये वाला जो डायग्राम है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर को शो कर रहा है। ठीक है, इधर जो हम बनाएंगे वो आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर को शो करेगा, और इसको जो हम बनाएंगे वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर को शो करेगा। तो अब क्या कंडीशन है बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस तरीके से दोबारा से मैं बना देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर तीनों ट्राइमेस्टर वाली कंडीशन में हमने इस तरीके से यूट्रस बना दिया। अच्छा, जो पहला ट्राइमेस्टर होता है बच्चे उसमें जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, कुछ कम होते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बच्चे धीमे धीमे करके इस तरीके से काफी सारे हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। फिर आगे चल के हम देखें तो आपके आगे वाले ट्राइमेस्टर में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बच्चे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तभी जाके अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑक्सीटोसिन अपना जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा अच्छे से दिखा पाता है। अब तुम बोलोगे कि भाई हमने देखा है कि प्री मैच्योर प्रेगनेंसी भी होती है या प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है बच्चे की, तो वो वहां पर बच्चे बहुत सारी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। हो सकता है कि फीमेल वीक है जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन है वो ही कहीं ना कहीं पतला, मतलब पतला, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा वीक हुआ है। ठीक है, वो कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो आपका ये एक सिचुएशन रहती है ऑक्सीटोसिन के साथ। अब अगर हम देखें कि जो आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है बच्चे वो चल कैसे रहा है। ठीक है, तो जरा उस चीज को भी हम जल्दी से समझते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरीके से चल रहा है। इसको लिखेंगे जल्दी से पहले।
ओके, डन एवरीवन। चलिए आगे बढ़े। तो आपने ये चीज तो समझ ली, अब हमें ये समझना है कि भाई जो ऑक्सीटोसिन है वो काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे काम करने के लिए हमने क्या करा बच्चे, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया कि आपके पास हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से ही लिंक्ड कौन है, लिंक्ड है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही क्या बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही आपका ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवा रहा है, राइट। अब अगर हम लोग देखें बच्चे, तो यहाँ पर इस तरीके से दिस इज द यूट्रस, ये क्या है बच्चे, ये आपका हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया यूट्रस। और इस यूट्रस में हमने शो कर दिया कि यहाँ पर बच्चे क्या प्रेजेंट है, एक एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो भी नहीं कहेंगे हम इसे फुल्ली डेवलप्ड फीटस कहेंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये है fully developed fetus. This is the fully, this is the fully developed, fully developed fetus है। ये क्या है, fully developed fetus है। अब क्या होता है बच्चे, फुल्ली डेवलप्ड फीटस थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है जिसकी वजह से यूट्रस में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है बच्चे अब क्या कराएगा, ये करा देता है यूट्रस में माइनर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कराता है बच्चे, यूट्रस में करा देगा माइनर कॉन्ट्रैक्शन। और इस माइनर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब क्या होगा, जो सिग्नल है बच्चे, सिग्नल जो है इज सेंड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये सिग्नल हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाता है। या सीधा सीधा तुम ऐसे लिख लो कि भाई हमारा जो सिग्नल है वो सिग्नल कहाँ चला गया, इस तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास चला गया, ठीक है। अब जैसे ही ये सिग्नल पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास गया बच्चे, उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसने क्या प्रोड्यूस करा, इसने भाई प्रोड्यूस कर दिया ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पर लास्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप तुम्हें पता है कि बढ़ जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ गए तो ऑक्सीटोसिन ने इस तरीके से अपनी बाइंडिंग इन रिसेप्टर से कर ली। अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन ने बच्चे रिसेप्टर से बाइंडिंग करी, उससे क्या हुआ, ये जो ऑक्सीटोसिन है बच्चे, अब ये क्या करेगा, ये बाइंडिंग करके क्या करा देगा, ये करा देगा बच्चे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन। ये बाइंडिंग करा के क्या करा देगा, यूट्रस में करा देगा बच्चे कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में करा देगा कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये मैसेज फिर से दोबारा से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास गया और फिर से ऑक्सीटोसिन निकला और फिर से इस ऑक्सीटोसिन ने बच्चे क्या कराया, फिर से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराया। और फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से यही चीज हुई। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और निकल रहा है। अब बच्चे एक कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन ऐसे होगी कि ये मैसेज गया और इतना मेजर कॉन्ट्रैक्शन हो गया बच्चे आपकी बार, कि इस कंडीशन में जो फीटस है वो क्या हो जाएगा, वो सीधा का सीधा डिलीवर आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी कि बच्चा जो है वो सीधा का सीधा डिलीवर आउट हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में हम शो कर देंगे, यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हो गया है मेजर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है, मेजर कॉन्ट्रैक्शन। और मेजर कॉन्ट्रैक्शन में सीधा का सीधा अब क्या होगा बच्चे, इस मेजर कॉन्ट्रैक्शन से अब सीधे बच्चा जो है, फीटस जो है वो डिलीवर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फीटस इज नाउ डिलीवर्ड, फीटस इज नाउ डिलीवर्ड, ठीक है। जैसे ही मेजर कॉन्ट्रैक्शन होगा फीटस डिलीवर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है बच्चे, किस तरीके का मैकेनिज्म है, ये है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये पूरा का पूरा है बच्चे आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या इतना पॉइंट क्लियर है।
समझ में आ गया बच्चे? तो ये आपने ऑक्सीटोसिन का रोल पढ़ा। अगर हम बात करें बच्चे, तो ऑक्सीटोसिन को मिसयूज भी करा जाता है, यानी कि कैटल्स के केस में अगर हम देखें तो कैटल्स को बच्चे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं बच्चे सो दैट कि इनके अंदर क्या हो सके, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। अब जैसे ही इंजेक्शन दे दिए गए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, और अब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जो मिल्क बॉटल्स हैं या जो आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, अगर इस ऐसी टाइप की कैटल्स का कर रहे हो जिनको क्या दिया जा रहा है बच्चे, जिनको इस तरीके से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, तो जो मिल्क है ना उसके अंदर भी इस तरीके से आपको ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे मिल्क प्लस ऑक्सीटोसिन दोनों दिखेगा, मिल्क प्लस ऑक्सीटोसिन दोनों दिखेगा। और मिल्क प्लस ऑक्सीटोसिन दोनों होने की वजह से क्या कंडीशन होगी कि जब ये मेल अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो मतलब नो इफेक्ट। पर अगर फीमेल कंज्यूम करती है बच्चे, तो उसके केस में हो सकता है अर्ली अर्ली मैचुरेशन हो जाए। किस चीज का? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स का अर्ली मैचुरेशन हो जाएगा। किस चीज का बच्चे? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स का। तो अर्ली मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, अर्ली मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जल्दी हो जाना, पेल्विक एरिया का ब्रॉडनिंग जल्दी हो जाना, मेंसेस जल्दी आ जाना, ये सभी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इतना पॉइंट?
ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट हमें डील आउट करना है विथ योर पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे पार्स इंटरमीडिया के बारे में। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि जो पार्स इंटरमीडिया रहता है वो क्या कंडीशन करता है बच्चे, उस केस में, पार्स इंटरमीडिया के केस में, ये आपका ह्यूमंस के केस में मर्ज्ड है विद योर एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो इन केस ऑफ ह्यूमंस, पार्स इंटरमीडिया is merged with एंटीरियर पिट्यूटरी से ये बच्चे मर्ज्ड है। बट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इन केस ऑफ किसमें, रेप्टाइल्स में, ठीक है, एप्स में एंड आपके एम्फीबियंस में, इसमें बच्चे ये मर्ज नहीं है, इसमें ये सेपरेटेड है। ठीक है, तो पार्स intermedia is present as a separate part। यानी कि इनके केस में आपको पिट्यूटरी में 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जबकि हमारे केस में सिर्फ 2 पार्ट्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें बच्चे तो जो पार्स इंटरमीडिया है वो बना क्या रहा है, तो पार्स इंटरमीडिया जो है बच्चे, ये क्या चीज फॉर्म करवा देता है, ये फॉर्म कराता है बच्चे, मिलेनिन का प्रोडक्शन कराने में ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, मिलेनिन का प्रोडक्शन कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है पार्स इंटरमीडिया। कैसे रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, तो यहाँ पर अगर हमें याद हो तो भाई क्या केस होता है, जो आपका पिट्यूटरी है, ठीक है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होता है, एसीटीएच मैंने बताया था, पर मैंने कहा एसीटीएच डायरेक्टली नहीं बनता बच्चे। एसीटीएच को बनाने से पहले हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, ये बनाता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है तो ये आपका एक बड़ा सा प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चे प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन। प्रोओपियो मिलेनोकॉर्टिन को तोड़ देता है किसमें बच्चे, एक तो अल्फा एमएसएच में, एक एसीटीएच में, और एक एंडोर्फिन के केस में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो अल्फा एमएसएच क्या है, यही है आपका अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है बच्चे, ये जो अल्फा एमएसएच है, ये जो अल्फा एमएसएच है, ठीक है, ये अल्फा एमएसएच एक्ट करता है किस पर बच्चे, ऑन मिलेनोसाइट्स पर। और ये मिलेनोसाइट्स जो है सेल्स, आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से रहते हैं, इनके ऊपर ऐसे करके बच्चे, इस तरीके से ऐसे डेंड्राइट से निकले होते हैं, ऐसे करके ये हमारे मिलेनोसाइट्स वाले सेल होते हैं। अब मान लो कि मैंने कोई एक मिलेनोसाइट वाली सेल को बड़ा इनलार्ज करके देखा, तो मुझे ये दिखा बच्चे कि जैसे ही इसने मिलेनोसाइट पर काम करा तो मिलेनोसाइट में क्या कंडीशन हुई बच्चे, जो टायरोसिन है, जो टायरोसिन होता है मिलेनोसाइट के अंदर एंट्री लेगा। और ये जो आपका अमीनो एसिड है बच्चे, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसे हम कहते हैं टायरोसिनेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है बच्चे डोपा में। डोपा का फुल नेम है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन में, ये इसे कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट करने के बाद बच्चे दोबारा से टायरोसिनेज काम करेगा, दोबारा से टायरोसिनेज काम करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है डोपा क्यूनोन में।
डोपाक्यूनोन में। और ये जो डोपाक्यूनोन है बच्चे, ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर मिलानिन। और मिलानिन जो है फिर मिलानोसाइट से बाहर रिलीज हो जाता है। और जितना ज्यादा बॉडी में मिलानिन होता है उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चे, उतना ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मोर मिलानिन का मतलब है मोर पिगमेंटेशन। ठीक है, और मिलानिन किस लिए प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है जब सन एक्सपोजर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लोगे, यानी कि मोर सन एक्सपोजर। तो इसका मतलब है बच्चे मोर मिलानिन, और जितना ज्यादा मिलानिन उतनी ज्यादा डार्क स्किन। ठीक है, उतनी ज्यादा डार्क स्किन। अब जैसे कि मान लो बच्चे क्या कंडीशन होती है, कुछ लोगों में तुमने देखा होगा क्या होता है कि कुछ लोगों की स्किन बिल्कुल वाइट होती है ना, मतलब उनकी स्किन में कोई कॉम्प्लेक्शन कलर जैसे हम नॉर्मली बात करें ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम से वाइट होती है। तो उनके अंदर क्या होता है बच्चे, उनको एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एल्बिनिज्म। उनको एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म। और एल्बिनिज्म जो है बच्चे एक तरीके से आपका ऑटोजोमल ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर बच्चे टायरोसिनेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम नहीं काम कर पाता। अगर टायरोसिनेज काम नहीं करेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो क्या मेलानिन बनेगा, नहीं बनने वाला। तो क्या होता है इसमें, टायरोसिनेज जो है बच्चे वो हो जाता है नॉन फंक्शनल। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नॉन फंक्शनल। और इसी के एग्जाम्पल क्या है, इसी के एग्जाम्पल है बच्चे वाइट एलिफेंट। ठीक है, या फिर आप मान के चल लो वाइट वाइट पीकॉक। तो ये सब इसी चीज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, कि मिलानिन कौन से अमीनो एसिड से बन रहा है, टायरोसिन से बन रहा है। और ये चीज हम स्टार्टिंग में भी डील आउट कर चुके हैं। तो आपका पिट्यूटरी अब कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग डील आउट करेंगे पीनियल ग्लैंड के साथ। ठीक है, पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। इन सभी ग्लैंड्स को हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। और आपके एंडोक्राइनोलॉजी के फिर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मेक श्योर रिवाइज अच्छे से करना है और चीजों को अच्छे से पढ़ना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन बिल्कुल ज्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।